श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 2, जीवन देवता की साधना आराधना, ऑडियो नंबर 66। गुरुदेव ने हमें लोकसेवी का दृष्टिकोण और उसके जीवन शैली के बारे में बताया कि साधु संतों की तरह होना चाहिए, कम से कम में निर्वाह। हमने महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद और अन्य के बारे में जाना कि कैसे उनने सादा और लोकसेवी का जीवन जिया और कितना सम्मान भी प्राप्त किया। हमने आगे जाना कि हम जिस भी मान्यता के बारे में बात करें, दूसरों को शिक्षा दें, उसको पहले अपने जीवन में उतारें और व्यक्तित्व में उतारें ताकि उसका प्रभाव एक अलग तरह से पड़े। वरना लोग कहेंगे अपने जीवन में तो उतारा नहीं और हमको शिक्षा देने चले आए। आगे हमने संचय के बारे में समझा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी हमें संचय दोनों स्थिति परिस्थिति में ही करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे घर के परिवार के बच्चे और परिजन अगर वो सुपूत हैं तो वो खुद अपना योग्यता के अनुसार अपना सृजन कर लेंगे, और अगर वो कपूत हैं तो हम उन्हें कितना भी धन संचय करके क्यों ना दे दें, वो सब बर्बाद कर देंगे। सेवा भावी को अपना दृष्टिकोण शुद्ध एवं प्रखर बनाकर रखना चाहिए, तभी वह सही अर्थों में अपनी शक्ति उस कार्य में लगा सकेगा। अब क्रमशः आगे लोकसेवी का व्यक्तित्व और स्तर। जीवन यापन और जीवन की रीति नीति को आदर्शों के अनुरूप ढालने के लिए, लोकसेवी की गरिमा को सुरक्षित और स्थिर रखने के लिए अपने गुण कर्म स्वभाव के परिष्कार की आवश्यकता पड़ती है। इस संबंध में कोई समग्र रूपरेखा निश्चित नहीं की जा सकती, परंतु कुछ मोटी बातों को समझ लिया जाए और उन्हें अभ्यास में शामिल कर लिया जाए तो लोकसेवी का व्यक्तित्व अपने आदर्शों के अनुरूप ढलने लगता है। लोकसेवी का व्यक्तित्व ही इतना उत्कृष्ट और जीवंत होना चाहिए कि जो भी उसके संपर्क में आए वह उससे प्रभावित हुए बिना न रहे। सेवा परक क्रियाकलापों का अभिष्ट प्रभाव इसी कारण नहीं पड़ता कि प्रायः प्रभावित करने वाले उन गुणों का अभाव रहता है जिनकी तुलना पारस से की जाती है। उनके संस्पर्श से ही शूद्र से शूद्र व्यक्ति, नर से नारायण, पशु से मानव और निम्न स्तर से उच्च श्रेणी का बनने लगता है। अपने विचार अच्छे ढंग से प्रतिपादित कर लच्छेदार वक्तव्यों द्वारा लोगों को कुछ देर के लिए चमत्कृत तो किया जा सकता है, परंतु उसका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। स्थायी प्रभाव के लिए तो व्यक्ति को स्वयं अपने भीतर चरित्र बल भी उत्पन्न करना पड़ता है। एक प्रसिद्ध विचारक का कथन है, विचारों में तो सभी आदर्शवादी होते हैं, योग्य अयोग्य का ज्ञान या पुण्य पाप की अनुभूति तो मूर्ख और पापी को भी होती है, किंतु व्यवहारिक जीवन में हम उसे भूल जाते हैं। धर्म को जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं होते और अधर्म को जानते हुए भी उससे निवृत्त नहीं होते। दुर्योधन ने यही बात भगवान कृष्ण से तब कही थी जब वे शांति दूत बनकर गए थे, अर्थात धर्म अधर्म का विवेक सभी को रहता है, सभी उन बातों को जानते हैं। लोकसेवी भी यदि उन्हीं बातों की कोरी चर्चा करते हुए घूमे तो कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए लोकसेवी को अपने व्यक्तित्व के माध्यम से सर्वसाधारण की स्थिति को शिक्षित करना चाहिए। लोकसेवी यदि अपने चरित्र का निर्माण नहीं करते और जन सामान्य को सत्प्रेरणाएं देने लगते हैं तो उनके प्रयत्नों का अपेक्षित परिणाम नहीं होता। लोकसेवी को अपना व्यक्तिगत जीवन आदर्श के सांचे में ढालना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर ये तर्क देते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वे जनहित के लिए है। लोगों को हमारे कार्य देखने चाहिए, न कि व्यक्तिगत जीवन। ये तर्क अनुचित और असंगत है। माता पिता अपने बच्चों को मधुरभाषी बनाना चाहते हैं, इसके लिए वे समझाते भी हैं, पर उस समझाने का तभी प्रभाव होता है जबकि अभिभावक स्वयं मधुरभाषी हो। बच्चों को मीठा बोलने की शिक्षा दी जाए और स्वयं कटु कर्कश बोलते रहा जाए तो उसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। यदि बच्चे भयवश अपने अभिभावकों की बात मान भी लें तो भी उस सिखावन को वे अपने जीवन में उतार नहीं सकते, क्योंकि उस आज्ञा निर्देश के प्रति उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं होती। बच्चों को चरित्रवान बनाने के लिए अभिभावकों को उनके हृदय में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ती है। जनसाधारण पर भी लोकसेवी का तभी प्रभाव होता है जब वे अपने उज्ज्वल व्यक्तित्व और धवल चरित्र द्वारा अपने प्रति श्रद्धा पैदा करे। सेवा और व्यक्तिगत जीवन को अलग अलग कर देखने वालों को समझना चाहिए कि लोक सेवा उनकी साधना है, व्यवसाय नहीं। सेवा को व्यवसाय के रूप में अपनाने वालों की बात और है।
कर्मचारी, नौकर, अधिकारी वर्ग भी जनसेवक की गणना में आते हैं, पर जनसेवा के प्रति न उनमें टीस होती है और न लगन। जिन्होंने सेवा को ही अपना पाथेय चुना है, उन लोक सेवी कार्यकर्ताओं को तो सेवा का स्तर साधना की तरह ही रखना चाहिए। अपना व्यक्तिगत जीवन निकृष्ट रहा तो सेवा साधना के प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं होगा। स्वामी राम तीर्थ का यह वचन लोक सेवियों को याद रखना चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ता की वाणी ही नहीं, उसका पूरा व्यक्तित्व ही बोलता है और वाणी की अपेक्षा उसका व्यक्तित्व सुना जाता है। वाणी और कर्म जब मिल जाते हैं तो व्यक्तित्व प्रखर बन जाता है। लोक सेवी ही नहीं, अन्य प्रकृति के व्यक्तियों का भी तभी प्रभाव होता है जबकि उनके विचार और कर्म एक हो। एक वैश्या किसी साधारण व्यक्ति को आकर्षित करती है तो उसमें वैश्या की वाणी ही सफल नहीं होती, उसके कर्म भी उसी स्तर के होते हैं। मानसिक वासना मनुष्य के मन की कमजोरी है, इसलिए वह व्यभिचार की ओर आकर्षित होता है, लेकिन शराबी में भी प्रभावित करने की यही क्षमता रहती है। वह भी अपने विचार और कर्म के द्वारा अपने साथियों को प्रभावित करता है तथा उनमें भी मदपान का व्यसन डाल देता है। लोक सेवी के विचार और उसके क्रियाकलापों में समानता हो तो उसका व्यक्तित्व भी इतना प्रभावशाली बन सकता है कि वह अपने सेवा क्षेत्र में अभिष्ट परिणाम प्राप्त कर सके। आरंभ में अपने आचरण और विचारों को पूर्णतः एकात्म कर लेना, एकदम चरित्र को आदर्श बना लेना भी आसान नहीं है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि इसके बहाने विचार और आचार में साम्य स्थापित करने की बात नजरअंदाज की जाती रहे। इनमें स्तर का अंतर हो सकता है, लेकिन दिशा भिन्न नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए लोक सेवी खर्चीली और दान दहेज वाले विवाहों का विरोध करता है, लोगों को अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च न करने की प्रेरणा देता है। उसके घर में कभी विवाह हो रहा हो और परिवार काफी बड़ा हो तो थोड़ी धूमधाम तो रहेगी, पर इसके लिए खूब ठाट बाट और शानो शौकत का प्रदर्शन किया जाए, ये सर्वथा अनुचित है। कोई कार्यकर्ता दूसरे को सादगी से रहने और मितव्ययी जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है तथा स्वयं अपने जीवन स्तर को तथाकथित रूप से उच्च बनाए रहता है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। पास में पैसा हो तो भी सादगी और मितव्ययी जीवन के उपदेष्टा को अपव्ययी व फैशनेबल जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। लोक सेवी को उपार्जन के उपयोग की यही नीति बनाकर चलनी होती है। वह शक्ति जो व्यक्तिगत सुविधाएं बढ़ाने, विलासिता के साधन जुटाने में खर्च होती है, उसे बचाना पड़ता है। यदि अपनी शक्तियां सुविधा साधन बढ़ाने में ही खर्च होती रहे तो लोक सेवा के कार्य को न समय मिलेगा और न शक्ति ही पास में बची रहेगी। इसलिए प्राचीन काल से अब तक लोक सेवियों की यह परंपरा रही है कि आवश्यकताएं कम से कम रखी जाएं। आवश्यकताओं का विस्तार किया जाए तो उनका अंत नहीं है। सुविधाएं कितनी ही बढ़ाई जाएं, कोई भी सुविधा अनावश्यक नहीं जचती। रहने के लिए साधारण से मकान में गुजारा हो सकता है, पर सुविधा की दृष्टि से सोचे तो उसमें तमाम सुविधाएं आवश्यक प्रतीत होंगी। गर्मी के कारण जी को बड़ी बेचैनी होती है। कूलर चाहिए, एयर कंडीशन कमरे चाहिए। कूलर के द्वारा गर्मी से तो बचा जा सकता है, पर एयर कंडीशन व्यवस्था नहीं होगी तो सर्दी में क्या करेंगे? ऐसा इंतजाम चाहिए जिससे सर्दियों में भी गर्म रहा जा सकता हो। आवश्यकताओं का अप्रतिबंधित रूप से औचित्य ढूंढा जाए तो सभी सुविधाएं जरूरी लगेंगी। लोकसेवी को इस संबंध में औसत और न्यूनतम का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हें कम करते चला जाए तो हम देखेंगे कि हमारी आवश्यकताएं कितनी कम हैं। एक सामान्य व्यक्ति को खाने के लिए पौष्टिक आहार, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान उपलब्ध हो, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध हो, तो समझना चाहिए कि इतने साधन हमारे लिए पर्याप्त हैं। इससे अधिक की कल्पना आकांक्षा प्रायः दिग्ध भ्रमित करने वाली होती है। महापुरुषों ने तो इतने साधनों की अपेक्षा भी नहीं की थी। अमेरिका के सर्वधर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व स्वामी विवेकानंद भारत में कई दिनों तक भूखे रह रहकर प्रचार करते रहे थे। वस्त्र के नाम पर एक बार तो उनके पास लंगोटी भर रह गई थी। नदी में जब कहीं स्नान किया और लंगोटी सूखने को डाली तो बंदर उठाकर ले गया और स्वामी जी ने किसी तरह जंगल में ही अपने तन को ढका। कहने का अर्थ यह है कि लोकसेवी आवश्यकताओं के संबंध में साधनों पर निर्भर न रहें, वरन उपलब्ध साधनों से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लें। साधनों पर निर्भर रहा जाए और अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते रहा जाए तो सेवा साधना का प्रयोजन पूरा नहीं होगा।
इसके विपरीत अनिवार्यता की दृष्टि से अपनी आवश्यकताओं पर विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि हम जिनके संबंध में सोचते थे कि उनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, अनिवार्यता की दृष्टि से वे एकदम व्यर्थ हैं। लोकसेवी सदा से अपनी आवश्यकताएं न्यूनतम रखते आए हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम जंगल में होते थे। पत्तों और लकड़ी से बनी कुटियाओं में वे निवास करते थे। राजा महाराजा जो उनका सम्मान करते थे उनके चरणों में बैठते थे। ऋषियों की इच्छाओं का आभास होते ही आश्रम को सुविधा संपन्न बना सकते थे, लेकिन ऋषियों ने सुविधाओं की हमेशा उपेक्षा की और कष्ट साध्य जीवन ही अपनाया। आवश्यकता हुई भी तो उसे अपने परिश्रम से ही पूरा किया और उसका स्तर भी तपस्वियों जैसा ही रखा। जैसे कणाद ऋषि खेतों में फसल कट जाने के बाद बिखरा हुआ अनाज इकट्ठा करके ही अपना गुजारा करते थे। पिपलाद ऋषि पीपल के फलों से ही अपना निर्वाह चलाते थे। प्राचीन काल में जितने भी ऋषि मुनि और साधु ब्राह्मण थे, सब कम से कम साधनों में अपना गुजारा चलाते थे। साधु ब्राह्मण के लिए तो यह मर्यादा थी कि उसे 3 दिन से अधिक का धान्य भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। उसे अपरिग्रही रहना चाहिए। अपरिग्रही अर्थात कम से कम साधनों से अपना गुजारा चलाना और पास में यदि कुछ हो तो उसे भी लोक मंगल के लिए अर्पित कर देना। लोकसेवी यदि अपरिग्रह का सिद्धांत अपनाकर चलें तो उनकी वह शक्ति जो अतिरिक्त उपार्जन और धन संचय तथा संपत्ति की सुरक्षा में खर्च होती थी, वह तो बचेगी ही, जनसाधारण को भी उससे प्रेरणा मिलेगी, उसके प्रति अपनत्व का भाव उत्पन्न होगा। प्रायः समान स्थिति के लोगों में ही परस्पर संपर्क और अपनत्व के संबंध स्थापित हो पाते हैं। यदि अपने जीवन स्तर को ऊंचा रखा जाए, सुविधाओं से संपन्न और सज धज का जीवन व्यतीत किया जाए और जन सामान्य के बीच जाया जाए तो उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो सकते, क्योंकि ठाट बाट से सजाए हुए व्यक्तित्व को देखकर जनसाधारण उसके और अपने बीच अमीरी की एक दीवार देखता है। यह सोचकर वह लोकसेवी की प्रेरणाओं को अव्यवहारिक भी समझने लगता है कि आप तो बड़े आदमी हैं, आपको क्या मालूम कि हमारी कठिनाई क्या है और हम उनका समाधान किस प्रकार करते हैं। इसके विपरीत यदि लोकसेवी सादगी से रहे तो जन सामान्य में न केवल उसके प्रति अपनत्व की भावना जागेगी, वरन वह यह भी अनुभव करता है कि सम्मुख उपस्थित कार्यकर्ता के माध्यम से हमारी अपनी ही अंतरात्मा बोलती है। सादगी से रहने, अपनी आवश्यकताएं घटाने पर लोकसेवियों को यह भय होने लगता है कि कहीं लोग उन्हें गरीब और कंगाल न समझ लें। यह ना सोच लें कि इस व्यक्ति के पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए ये लोक सेवा के बहाने कमाने धमाने निकल पड़ा है। ठाट बाट और टीम टाम से रहने पर तो यह आशंका और भी प्रबल हो जाती है। लोग सोचते हैं कि यह कार्यकर्ता दिन रात तो समाज सेवा में लगा रहता है, फिर इसके पास ठाट बाट से रहने लायक आर्थिक साधन कहाँ से आते हैं। अवश्य ही ये कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी करता है। अन्य कारणों से भी अपनी आवश्यकताओं को कम करने में संकोच हो सकता है। कम साधन और न्यूनतम सुविधाओं में रहने पर अपनी प्रतिष्ठा गिरती दिखाई दे सकती है, लेकिन ये हमारी भ्रांति ही है। वस्तुतः हमने बड़प्पन की कुछ ऐसी परिभाषाएं बना ली हैं और उस संबंध में ऐसी मान्यताएं गढ़ ली हैं कि हमें ठाट बाट से रहने पर ही अपनी प्रतिष्ठा बनती दिखाई देती है। लेकिन सादगी के कारण प्रतिष्ठा कम नहीं होती, उससे तो और भी बड़प्पन मिलता है। महात्मा गांधी का उदाहरण अभी नया ही है। एक साधारण सी धोती को अर्ध शरीर पर लपेटकर कुटिया में रहने और तीसरी श्रेणी में सफर करने तक उनके जीवन का हर क्रियाकलाप सादगी से भरा हुआ था। जनसाधारण ने भी उन्हें अपना हृदय साम्राज्य सौंप दिया, इसलिए कि उनकी वेशभूषा और रहन सहन को देखकर हर व्यक्ति ये अनुभव करता था कि गांधी जी हमारे बीच हमारी समस्याओं को समझने और अनुभव करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी महानता की छाप जनमानस पर इसलिए भी पड़ी कि वे सादगी से रहते थे, अर्थात सादगी के कारण उनकी प्रतिष्ठा और भी निखरी। वेशभूषा के बाद मुख्य रूप से आती है लोक सेवी की आहार व्यवस्था। सेवा साधना में प्रवृत्त कार्यकर्ताओं को अपनी आहार व्यवस्था भी सादगीपूर्ण और औसत स्तर की ही रखनी चाहिए। इससे एक तो स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है और दूसरे लोगों पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। भोजन के संबंध में कुछ व्रत भी लिए जा सकते हैं। घर में रहते हुए तो सादा भोजन सभी करते हैं, पर लोक सेवी बाहर जनसंपर्क या सेवा कार्यों के लिए निकलता है तो लोग सम्मान और श्रद्धा के वशीभूत होकर कई तरह की स्वादिष्ट वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं। उनकी सद्भावना को उपेक्षित न करते हुए भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारा चटोरापन न बढ़ जाए।
इसके लिए लोगों को पहले से बता दिया जाए कि हम लोग सादा भोजन ही करेंगे। इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था न की जाए तो अच्छा रहता है। आतिथ्य करने वाला व्यक्ति तो अतिथि की व्यवस्था अतिथि की तरह करता है, इसलिए विशेष व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन अतिथि स्वयं जब सामान्य व्यवस्था का आग्रह करता है तो उससे पूरे परिवार में अतिथि के प्रति आत्मीयता और पारिवारिकता की भावना उद्भूत हो जाती है। स्वाद लिप्सा से बचाव तो अपने आप में ही एक सद्गुण है, जिसकी गणना संयम साधना में होती है। इसके लिए एक नियम बनाकर चला जाए, जैसे रोटी के साथ एक लगावन साग या एक दाल ही खाएंगे। थाली में भोज्य पदार्थों की संख्या 2 या 3 से अधिक नहीं होने देंगे। बाहर के क्षेत्रों में सेवा कार्य करने निकलने पर लोग श्रद्धा और स्नेह के वशीभूत होकर कुछ न कुछ चीजें बनाकर खिलाने के लिए आते हैं। यहाँ यह धर्म संकट भी उत्पन्न होता है कि उन्हें लेने से एकदम इनकार कर दिया जाए तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और ले लिया जाए तो अपना व्रत टूटता है, मर्यादा भंग होती है। ऐसी स्थिति में लाई गई वस्तुओं का नाम मात्र अंश लिया जा सकता है। साथ ही यह व्यक्त भी हो कि कार्यकर्ता उन वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रखता है। अभिव्यक्ति आंतरिक होनी चाहिए। यदि प्रस्तुतकर्ता सारी ही ग्रहण करने का आग्रह करें तो उसे लेकर अपने आसपास बैठे व्यक्तियों को वितरित कर दें। स्वाभाविक है कि लाने वाला स्नेहपूर्वक लाया था, प्रतिदान स्वरूप उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। पर लोग अक्सर उस वस्तु की प्रशंसा करने लगते हैं जिससे ये ध्वनि निकलती है कि उस वस्तु में उनकी रुचि है। वस्तु की प्रशंसा न करते हुए लाने वाले के स्नेह भाव को सराहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। सराहा भी उसे ही जाना चाहिए, क्योंकि प्रस्तुतकर्ता स्नेहवश ही तो अमुक वस्तु लाया है। बाहर संपर्क पर निकलते समय व्रतधारी लोग भी अपनी पसंद की या व्रत की वस्तुएं ही प्रस्तुत करने का आग्रह करते देखे जाते हैं। इससे लोक सेवी की अमुक रुचि का आभास होता है, जिसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। बिना नमक का भोजन करते हैं ऐसा नियम ले रखा है सो ठीक है, पर इस तरह के भोजन के साथ दही, दूध या और कोई वस्तु ले रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने आतिथ्यकर्ता से वैसी ही फरमाइश करें। लोक सेवियों को जहां तक हो सके अपनी ओर से फरमाइश करने, इच्छा व्यक्त करने की आदत से बचना चाहिए। न केवल बचना चाहिए वरन कोई फरमाइश ही नहीं करनी चाहिए। खान पान की तरह ही लोक सेवी को और दूसरी बातों में भी इतना सतर्क रहना चाहिए कि उसे असुविधा हो रही है ऐसा किसी को आभास ही न हो। अपनी आदतों को इतना लचीला बना लिया जाए कि हर परिस्थिति में, हर स्थान पर किसी प्रकार की असुविधा न लगे। जैसे बहुत से व्यक्तियों को रात में सोने से पूर्व या दिन में किसी खास समय पर दूध पीने की आदत है। इस अभ्यास विशेष को बाहर रहते हुए स्थगित कर दिया जाए, यही ठीक है। कई स्थानों पर ऐसी स्थिति रहती है कि उस समय दूध उपलब्ध न होता हो तो लोगों को व्यर्थ ही परेशानी उठानी पड़ेगी और लोक सेवी के व्यक्तित्व का भी गलत प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार किसी को 10 बजे भोजन करने की आदत है, बाहर रहते हुए भोजन बनने में विलंब हो रहा हो तो अपने अभ्यास और नियम को इतना कठोर न बना लिया जाए कि इस समय भोजन मिलना ही चाहिए। स्वभाव में नियमितता और अनुशासन हो, यह बात तो ठीक है, लेकिन इनके लिए दूसरों को बाध्य किया जाए, इसे उचित नहीं कहा जा सकता है। दिनचर्या में स्वावलंबन, नियमितता और अनुशासन भी लोक सेवी की एक मर्यादा है। ये व्यक्तित्व को संवारते तथा उज्जवल बनाते हैं। स्वावलंबन का अर्थ है अपने काम अपने हाथ से ही किए जाएं। घर में हो अथवा बाहर, इन गुणों को अपने स्वभाव में सम्मिलित करना कोई कठिन काम नहीं है। परिवार में रहते हुए भी जहाँ तक हो सके अपने काम अपने हाथ से ही किए जाने चाहिए। अपने हाथ से कपड़े धोने, स्वयं हजामत बनाने और दूसरे जरूरी काम भी स्वयं ही करने जैसे काम स्थूल दृष्टि से किसी के लिए भले ही महत्व न रखते हो, पर इनसे व्यक्तित्व में स्वावलंबन की जो सद्वृत्ति आती है वह व्यक्तित्व को प्रखर बनाती है। अपने आवश्यक कार्यों को स्वयं न करने वाला व्यक्ति एक दृष्टि से दूसरों पर निर्भर ही कहा जाएगा। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिनमें लगने वाला समय बचाया जा सकता है और उस समय को दूसरे महत्वपूर्ण कामों में लगाया जा सकता है, पर कई काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों से करवाया जाए तो और भी ज़्यादा समय लगता है। उदाहरण के लिए हजामत को ही ले, यदि अपने ही हाथों से शेव किया जाता तो शेव में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, परंतु सैलून में जाकर हजामत बनवाने के लिए 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, समय नष्ट करना पड़ेगा और पैसा भी खर्च होगा।
सुविधा संपन्न और भौतिक जीवन को ही अपनाने वाले लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों की सेवा ग्रहण करें, यह बात अलग है। परंतु लोक सेवी जिसने की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य माना है और उसके लिए सादा, सरल तथा औसत स्तर का जीवन व्यतीत करते हुए समाज के सम्मुख अपने माध्यम से आदर्श उपस्थित करने का रास्ता अपनाया है, उसे तो दिनचर्या के विषय में स्वावलंबी ही होना चाहिए। दिनचर्या में स्वावलंबन व्यक्ति को अपना जीवन नियमित बनाने में भी सहायक होता है। पर निर्भर व्यक्ति को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए प्रायः दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और उस कारण होने वाले विलंब से अपने नियत कार्यक्रम स्थगित करने पड़ते हैं या उनमें फेरबदल करना पड़ता है। जैसे कहीं जाना है, स्टेशन पर गाड़ी पकड़नी है और कोई महत्वपूर्ण चीज तैयार न हो पाई या धोबी ने कपड़े धोकर नहीं दिए। ऐसे बहुत से प्रसंग होते हैं जिनमें स्वावलंबी न होने के कारण अव्यवस्था आ जाती है। अपने महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्यों की व्यवस्था स्वयं करने के साथ साथ लोक सेवी को नियमितता भी अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहिए। नियमितता अर्थात प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित रूप से नियम पूर्वक करने की आदत। यदि व्यवस्था बुद्धि जागृत हो तो स्वल्प साधनों और साधारण वस्तुओं को भी इस ढंग से सजाया और संवारा जा सकता है कि उनकी गरिमा वैभव संपन्नता से लाख गुना बेहतर लगे। महंगी वस्तुएं भी फूहड़ ढंग से रखी जाएं तो कबाड़ खाने सरीखी लगती हैं। थोड़े से उपकरणों को यदि स्वच्छता से सुरुचिपूर्वक सजाया जाए तो देखने वाले का मन बरबस ही आकृष्ट कर लेते हैं। सुव्यवस्था और सुरुचि की वृत्ति सर्वसाधारण के लिए शिक्षण का भी माध्यम बनती है, जिसे देखकर लोग ये सीखते हैं कि कम साधनों और अभावों में भी किस प्रकार कलात्मक ढंग से रहा जा सकता है। समय की पाबंदी अनुशासन की नियमितता के अंतर्गत आ जाती है। लोक सेवी को समय के पालन और क्रमबद्ध दिनचर्या का बड़ी कड़ाई से ध्यान रखना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। हमारा ढेरों समय इसी कारण व्यर्थ चला जाता है कि हमारी दिनचर्या व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं होती। घर में रहते हुए भी और सेवा कार्यों के लिए बाहर निकलते समय भी नियत समय पर नियत कार्य करने, समय की पाबंदी का ध्यान रखने की आदत प्रत्येक लोक सेवी को अपने स्वभाव में सम्मिलित करनी चाहिए। इसके लिए स्वयं सजग रहते हुए अपने साथियों और सहयोगियों को भी समय की पाबंदी का पालन करने के लिए प्रेरणा दी जाए। बाहर सेवा के लिए निकलते समय लोक सेवियों को चाहिए कि वे अभिष्ट कार्य स्वयं संपन्न करने के लिए आगे बढ़ें। आमतौर पर होता यह है कि लोक सेवी स्वयं कोई कार्य करने की अपेक्षा स्वयं सेवकों को उसके लिए निर्देश देते हैं, आदेश करते हैं और उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि जैसा वे चाहते हैं वैसा ही कार्य वे कर लेंगे। जैसे श्रमदान या स्वच्छता संवर्धन का कार्य करना है, इसके लिए कार्यकर्ता गांव में गए और वहां के निवासियों को सफाई का महत्व तथा श्रमदान की आवश्यकता समझाने लगे। केवल समझाने पर ही कोई तैयार हो जाएगा, यह तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। ठोस परिणाम के लिए श्रमदान से गंदगी निवारण का कार्यक्रम भी बनाना पड़ेगा। उसका व्यवहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर कुछ उत्साही लोग तैयार हो सकते हैं। उन्हें साथ लेकर सफाई के लिए निकल पड़े और स्वयं उसमें भाग नहीं लिया तो लोगों पर उसका जरा भी प्रभाव न होगा। लोग समझेंगे कि हमारे ऊपर हुक्म चलाया जा रहा है और उससे कार्य के प्रति महत्व बोध भी कम होगा तथा लोक सेवी के प्रति श्रद्धा भी घटेगी। ऐसे समय पर उचित यही रहता है कि लोक सेवी स्वयं पहले उस काम में जुट जाएं और लोगों को सहयोग देने लगें। स्मरण रखना चाहिए कि लोक सेवी अपने आप को विशिष्ट व्यक्ति कदापि व्यक्त न करें। जनसाधारण से उसके व्यक्तित्व का स्तर ऊंचा है अवश्य, पर उसे स्वयं अपनी ओर से विज्ञापित नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी जब विश्व विख्यात हो गए थे तब भी उन्होंने अपनी ओर से कभी व्यक्त नहीं किया कि वे बड़े आदमी हैं और बड़े आदमी होने के कारण अमुक काम नहीं करेंगे अथवा उसके लिए केवल मार्गदर्शन भर देंगे। उनके जीवन की 2 घटनाएं उल्लेखनीय हैं जो यह व्यक्त करती हैं कि छोटे समझे जाने वाले कार्यों के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा था और वे अपने सहयोगियों का हृदय किस प्रकार जीत लिया करते थे। एक बार गांधी जी अफ्रीका से ब्रिटेन गए। उस समय वे दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन का संचालन कर रहे थे। जिस समय वे इंग्लैंड पहुंचे उन्हीं दिनों इंग्लैंड में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने एक समारोह का आयोजन किया। उन्होंने किसी भारतीय व्यक्ति को ही इस समारोह का अध्यक्ष बनाने की बात सोची। कुछ लोगों ने गांधी जी का नाम सुझाया और निश्चित कर लिया कि गांधी जी को ही अध्यक्ष बनाया जाए। गांधी जी ने अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया और समारोह आरंभ होने से पूर्व ही वहां पहुंच गए।
ताकि आयोजन की व्यवस्था में कुछ सहयोग दे सके। इस समय समारोह में आमंत्रित अतिथियों के लिए स्वल्पाहार तैयार किया जा रहा था। गांधी जी भी उसमें जुट गए। छात्रों ने गांधी जी को देखा तो था नहीं जो उन्हें पहचानते, पर जब उन्हें निमंत्रित करने वाले छात्र समारोह आरंभ होने के समय आए और उन्होंने गांधी जी को पहचाना तो अपने साथियों को डांटने लगे। गांधी जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसमें क्या बात गलत हुई? क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं वह ना कर सकूं? सभी छात्र महात्मा गांधी की इस महानता से अभिभूत हो गए। इसी प्रकार की एक और घटना साबरमती आश्रम की है। आश्रम में एक लड़का रहता था। उसके पास ओढ़ने के लिए साधारण सी चादर मात्र थी। गांधी जी ने उसका बिस्तर देखा तो पूछा, क्या तुम्हें इस बिस्तर में नींद आ जाती है? ठंड नहीं लगती? लड़के ने कहा, बापू ठंड तो लगती है। गांधी जी ने अगले दिन ही उसे अपने हाथ से एक रजाई बना कर दी। अपने पास समय न होते हुए उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस काम को किसी दूसरे से कराया जा सकता है। अपने सहयोगियों का हृदय जीतकर ही गांधी जी महात्मा हो सके, और हृदय जीतने का एक ही उपाय है कि सेवा परक कार्यों में जरा भी संकोच न करना। परामर्श और निर्देश तो सभी दे सकते हैं। किसी गांव में सड़क नहीं है, यह तो हर कोई कह सकता है कि यहाँ सड़क बननी चाहिए। कैसे बने? सरकार को बनानी चाहिए, गांव के लोगों को श्रमदान द्वारा बनानी चाहिए आदि के सुझाव भी हर कोई दे सकता है, लेकिन उसके आगे कोई नहीं बढ़ता। लोकसेवी भी उसी तरह का परामर्श दें, वैसे ही सुझाव दें, तो इसमें उसकी क्या गरिमा रही? लोकसेवी की गरिमा तो इसी में है कि वह अपने माध्यम से व्यवहारिक रूप से स्वयं पहल करके जनसाधारण का मार्गदर्शन करे। सभी को सादर प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।